चलो जी, अब चारों तरह की स्टेटमेंट्स जितनी भी थी हमारे पास, यूनिवर्सल पॉजिटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव, सभी को इंडिविजुअली देखने के बाद हमने देखा कि कौन कौन से कंक्लूजन्स जो हैं उसमें वैलिड होते हैं, ट्रू होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। अब सभी के कॉम्बिनेशन से आपको जो है मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, मतलब एक कॉमन वेन डायग्राम बनाएंगे, एक काफी लेंथी सा वेन डायग्राम बनाएंगे इन शॉर्ट। उसमें जो है हर एक केस का कंक्लूजन जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, और इसी सेशन में मैं एक और चीज भी सिखाऊंगा। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन काफी मैटर करता है, आइदर और का। तो वो वाला आइदर और का जो पेयर है वो भी इस सेशन के अंदर डिस्कस होगा। तो ये पूरे का पूरा कंसेप्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट देखिएगा। ओके, तो चलिए एक कंबाइन एग्जांपल लेते हैं जिसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट्स इंक्लूड होंगी एक्सेप्ट सम नोट, क्योंकि सम नोट का केस जो है वो अभी तक आपका पेंडिंग है, ये हमने होल्ड पे रखा था। ओके, क्योंकि इसकी क्लैरिटी अभी मुझे देनी है आपको। ओके, तो चलो देखिए ध्यान से। मैं एक स्टेटमेंट का सेट रखने जा रहा हूं आपके सामने कि सम ए आर बी, कुछ पोर्शन ए का बी के अंदर है, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी जो हैं वो सी बन के बैठे हैं, सम सी आर डी, कुछ पोर्शन सी का डी बन के बैठा है, ऑल डी आर ई, सारे ही डी ई का पार्ट बन के बैठे हैं, एंड नो सी इज एफ, कोई भी पोर्शन सी का एफ नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं, हमारा ये वेन डायग्राम क्या है, कुछ ए बी है, ये पोर्शन ए का बी है, सारे का सारा बी क्या बन के बैठा है, सी बन के बैठा है, कुछ पोर्शन सी का डी बन के बैठा है, और सारे ही डी किसका पार्ट है, ई का पार्ट है, और कोई भी सी जो है वो एफ नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट का सेट है। हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपको इतनी लेंथी स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन अवेलेबल हो। हार्डली आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। बैंकिंग के एग्जाम में जाके आपको 3 से 5 स्टेटमेंट का सेट गिवन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार कंसेप्ट की क्लियरिटी हो गई, कंक्लूजन सही आने लग गए, तो चाहे कितने भी स्टेटमेंट्स हो आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को। अब सुनिए ध्यान से, 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसी में ही पूछूं आपसे सम ए आर सी, पहला कंक्लूजन मैं यहां पर रखने जा रहा हूं, सम ए आर सी। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो कराऊंगा, बट धीरे धीरे जैसे ही हम देख लेंगे क्वेश्चन को स्पीड इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो चलो अब सम ए आर सी, इस पे अप्रोच करने से पहले मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड, कंक्लूजन पे अप्रोच करने से पहले, देखो वेन डायग्राम तो बना लोगे, कंक्लूजन के ऊपर अप्रोच करने से पहले आपको जस्ट ये देखना है कि जो आपने ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, ऐसी कौन से पैरामीटर्स हैं उस वेन डायग्राम के अंदर जो आपस में डायरेक्ट क्रॉस का मतलब नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं। कौन कौन सा नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमें डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन किस किस के बीच में गिवन है, सी और एफ के बीच में। देखो कोई भी पोर्शन सी का एफ नहीं है, तो रिवर्स भी ट्रू ही होता है, एफ भी क्या है, सी नहीं है। अगर सी एफ नहीं है तो सी के अंदर जो भी पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, बी का, तो वो पोर्शन भी बी का एफ नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल बी भी तो सी का ही पार्ट है। जब सी का ही नेगेटिव रिलेशन बन रहा है एफ के साथ, तो सी के अंदर फुल्ली पार्ट बी भी है, तो बी भी एफ के साथ क्या बनाएगा, एक नेगेटिव रिलेशन ही बनाएगा। तो मतलब यहां पर बी भी एफ नहीं है। क्योंकि देखो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं आपको, जब भी हम वेन डायग्राम में नेगेटिव रिलेशन को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नेगेटिव रिलेशन मतलब डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन, अगर शुरुआत में ही हमें वो नेगेटिव रिलेशन आइडेंटिफाई हो जाए तो 60% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर नेगेटिव रिलेशन बना के बैठे हैं। 60% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है, सिर्फ 40% रह जाता है आपका आंसर, वो भी ट्रू और फॉल्स मार्क करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप इस चीज को अप्रोच में लेके चलते हैं, नेगेटिव रिलेशन को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। सम ए आर सी, हमें क्या चाहिए, कुछ पोर्शन ए का सी के अंदर, मतलब मैं इस चीज की डिमांड कर रहा हूं, ए का कुछ पार्ट किसके अंदर विजिबल चाहिए, सी के अंदर। दिखाई दे रहा होगा अगर मैं बी को यहां पर हाइड कर देता हूं, क्योंकि ये देखो ये पूरा पार्ट किसका है, सी का, और ये पार्ट किसका है, ए का, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट भी है। मोर ओवर अगर मैं यहां पर एक और बात करूं कि कुछ ए क्या है, बी बन के बैठे हैं,
सारे के सारे बी किसका पार्ट है? सी बन का पार्ट है। जब बी ही सी बन चुका है तो बी के अंदर जो भी एग्जिस्ट करेंगे वो भी तो सी का ही पार्ट होंगे। तो बी के अंदर कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं? सम पार्ट ऑफ ए। अब ये नहीं बोलना बी के अंदर ए एग्जिस्ट कर रहा है। बी के अंदर ए एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? फुल्ली ए एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब अगर मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन रखता हूं कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, राम इज अ बॉय। मेरे पास एक स्टेटमेंट आई, राम इज अ बॉय। ओके, तो राम जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? यूनिवर्सल पॉजिटिव में आएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव में आएगा, पर्टिकुलर पॉजिटिव में आएगा या पर्टिकुलर नेगेटिव? यूनिवर्सल पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि मैंने आपको टर्म्स बताई थी, जो चीज अपने आप में फुल्ली डिफाइन हो जाए। वो कौन कौन सी टर्म्स थी? ऑल, ईच, एवरी, पर्टिकुलर नेम, 100%, उसमें पर्टिकुलर नेम भी इंक्लूडेड था। तो राम जो है वो एक पर्टिकुलर नेम है, तो एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। हालांकि इसके आगे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑल राम इज अ बॉय। राम तो एक पर्सन ही है, सिंगल पर्सन है। समझ में आ रही है बात? तो इससे अगर हम आगे मेंशन नहीं करेंगे कुछ भी तो ये यूनिवर्सल पॉजिटिव की कैटेगरी में ही काउंट होगा। इसी तरह अगर मैं आपको एक और स्टेटमेंट देता हूं, जग्स आर जार्स। जग्स आर जार्स, कितने जग्स? हाँ जी, कौन सा क्वांटिफायर है? यहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जग्स आर जार्स, कितने जग्स जार्स हैं? सम है, ऑल है, नो है या सम नोट है? तो यहां पर अगर आपको सब्जेक्ट से पहले कुछ भी मेंशन नहीं है एज अ क्वांटिफायर, तो जो आपका ये सब्जेक्ट होगा वो एक एज अ पर्टिकुलर नेम की कैटेगरी में काउंट होगा। जग्स आर जार के केस में अगर आपको यहां मेंशन नहीं है कि यहां पर प्रीफिक्स या क्वांटिफायर कौन सा है, तो ये बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर नेम बन चुका है। जैसे कि राम इज अ बॉय, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं था, ऑल, सम कुछ भी नहीं गिवन था, तो यहां पर कौन सा गिवन है? अगर यहां नहीं था तो ये पर्टिकुलर नेम था, तो ये भी क्या बन चुका है? पर्टिकुलर नेम। जग्स आर जार्स के केस में ये क्या बनेगा? ऑल जग्स आर जार्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो चीजें आपको दिखाई देंगी ना, सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको थिंकिंग रखनी है। अगर पूछा जाए बी के अंदर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी के अंदर ये नहीं बोलेंगे कि ए एग्जिस्ट कर रहा है। ए का मतलब फुल्ली ए एग्जिस्ट कर रहा है। बी के अंदर कौन एग्जिस्ट कर रहा है? सम पार्ट ऑफ ए का कुछ हिस्सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आ रहा था और सारे के सारे बी सी बन चुके हैं, तो ए का जो हिस्सा बी के अंदर आ रहा है वो भी तो सी का ही पार्ट होगा। ये रहा कंसेप्ट, यही आपको नोटिस में लेके चलना है। इसी के बिहाफ पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना। छोड़ो वो फॉर्मूला इमीडिएट पेयर होने चाहिए, ड्रॉ करके देखेंगे। ड्रॉ करके देखेंगे तो दिक्कत बहुत आएगी। अभी वो कंक्लूजन आपने देखा नहीं है, वही अभी दिखाऊंगा इस सेशन के अंदर। ठीक है, चलो ये कंक्लूजन पहला ट्रू हो गया हमारा। चलो अगर आपसे पूछा जाए सम बी आर डी, कुछ पोर्शन बी का डी बन के बैठे हैं। देखो बी ये रहा, डी ये रहा, क्या बी और डी में कोई कनेक्टिविटी है? क्या अपना कोई भी हिस्सा वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? बिल्कुल भी नहीं। तो सम बी आर डी, अगर आपसे कंक्लूजन पूछा जाए कि सम बी आर डी, कुछ पोर्शन बी का डी है, तो वो क्या हो जाएगा? डेफिनेट फॉल्स। निश्चित रूप से वो क्या है? गलत है। वो निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? पूछा जाए सम ई आर सी, हाँ जी, ये कंक्लूजन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। सम ई आर सी, हाँ जी बताइए, सम ई आर सी ये सही है या गलत? तो देखिए ध्यान से, फिर अगर सम ई आर सी आपको गिवन है तो मतलब कि ई का कुछ हिस्सा सी के अंदर चाहिए। अब ये सी सारे का सारा ये रहा, ये सारे का सारा ई रहा, तो मतलब वो कौन सा हिस्सा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? ये वाला। इसमें कुछ सी भी हैं, कुछ डी भी हैं और कुछ ई भी हैं, मतलब तीनों का कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग पार्ट है। तो कुछ पोर्शन ई का सी के अंदर अवेलेबल था, इसलिए ये कंक्लूजन भी ट्रू हुआ। अगर ड्रॉ करके देखना चाहते थे तो देख सकते हो, सम ई आर सी के केस में हम इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ विजिबल होना चाहिए। अगर मैं डी को हाइड कर दूं, देखो ऐसा विजिबल हुआ, तो जो चीज विजिबल है श्योरिटी में वही तो ट्रू मानी जाती है, क्योंकि श्योरिटी क्या कहती है? चीजें दिखनी चाहिए, अगर दिखाई दे रही हैं तो ही सही है, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी। समझ में आ रही हैं चीजें? चलो आगे की तरफ बढ़े। अगर आपसे पूछा जाए ऑल सी आर ए, के सारा पोर्शन सी का ए के अंदर है, ऑल सी आर ए, हाँ जी, ऑल सी आर ए का मतलब सारे ही सी क्या बन के बैठे हैं? ए बन के बैठे हैं। देखिए हमें गिवन था कुछ ए ऐसे हैं जो सी हैं, या कुछ सी ऐसे हैं जो ए बन के बैठे हैं।
मतलब कुछ सी का तो हिस्सा पता है वो ए के अंदर आ रहा है, क्या इस रिमेनिंग सी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन है कि उसका ए के साथ क्या कनेक्शन है? वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट हमें अभी तक नहीं पता। मतलब मैं इस सी के रिलेशन को लेके अभी डाउट में चल रहा हूं। अगर ये चीजें डाउटफुल हैं तो मैं एज्यूम तो कर ही नहीं सकता, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो गया? डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन। ड्रॉ करके देखना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। ऑल CRA, मैं इस चीज की डिमांड कर रहा हूं, ऐसा तो कुछ विजिबल ही नहीं हुआ, तो जो चीज विजिबल नहीं है वो क्या होगी? हमेशा एज अ फॉल्स कंक्लूजन काउंट होगी। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कंक्लूजन है मेरा सम, या मैं कहता हूं सम DRB। हो गया ये सम DRB या सम BRD, एक ही बात है। सम DRA, हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाए सम DRA के कुछ पोर्शन D का A के अंदर, ठीक है, कुछ पोर्शन D का A के अंदर आ रहा है, देखो ये D रहा, ये A रहा, क्या इनमें कोई कॉमन कनेक्शन है? दूर दूर तक नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी क्या होगा? डेफिनेट फॉल्स। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर आपसे मैं पूछूं ऑल ERD, ये सारे का सारा पोर्शन E का किसके अंदर आना चाहिए? D के अंदर। देखो क्या ऑल ERD आपको गिवन है? आपको सारे DE के अंदर अवेलेबल है, सारा ED के अंदर थोड़ा आ रहा है, तो जो चीज गिवन नहीं है वो हमेशा क्या होगी? एज अ फॉल्स कंक्लूजन। अगर आपसे पूछा जाए नो B इज D, कि कोई भी हिस्सा B का जो है वो D नहीं है, तो मैंने आपको क्या चीज क्लियर की थी? जब भी आपको नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन पूछा जाए और वो जिन दो चीजों में भी पूछा जाता है, तो उन दो चीजों में क्या दिखना चाहिए? डायरेक्ट क्रॉस, एक नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। क्या आपको B और D के बीच में क्रॉस कहीं दिखाई दे रहा है? जब A से लेके E तक क्रॉस यूज ही नहीं किया तो दिखेगा कहां से? तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये भी एज्यूम नहीं करना कि लिंक नहीं गिवन उठा के ट्रू हो गया, ये गलती कभी मत करना। शुरुआत है आपकी ये टॉपिक करने के लिए, तो आप डायरेक्टली इसे ड्रॉ करके भी देख सकते हो। श्योरिटी विजिबिलिटी मांगती है, तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए था, जब दिख ही नहीं रहा तो क्या होगा? फिर फॉल्स ही तो होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अब बस यही कॉमन से कंक्लूजन बनते हैं, ए से लेके ई तक तो कुछ खास ट्रू नहीं होगा। ट्रू कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं बता देता हूं। सम ERC ट्रू है, लिखा हुआ है। सम ERD वो भी ट्रू है, कुछ E का हिस्सा D बन के बैठे हैं। सम CRA कुछ CA है, वो भी ट्रू होगा। सम BRA वो भी ट्रू है, कुछ पोर्शन B का A बन के बैठा है। सम BRC वो भी ट्रू है, क्योंकि जब सारे B ही C बन चुके हैं तो इसमें से अगर मैं कहूं आधा हिस्सा B का C बन के बैठा है तो भी क्या होगा? ट्रू ही होगा। हाँ, मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट का पार्ट बोला था, सम ARB इवन था ना, सम ARB। अगर मैं आपको कंक्लूजन में फिर से पूछूं ये चीज कि सम ARB, तो ये क्या होगा? ये एक फॉल्स कंक्लूजन होगा। अगर आपको निष्कर्ष गिवन हो सम ARB, तो क्या होगा? ये एक फॉल्स कंक्लूजन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट में ही गिवन कर दिया था सम ARB। जब आपको स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट होके कंक्लूजन की फॉर्म में मिले तो कंक्लूजन हमेशा फॉल्स कंक्लूजन मार्क होता है। रीजन बीइंग, कंक्लूजन या निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि आपको जो कंक्लूजन अवेलेबल है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए स्टेटमेंट में से वो पार्ट निकाल के लेके आइए, कंक्लूड करके लेके आइए। अगर स्टेटमेंट मुझे गिवन है सम ARB और मुझे कंक्लूजन पूछा जाता है सम ARB, क्या मैंने इसमें से कुछ कंक्लूड किया? वो तो ऑलरेडी चीज गिवन है। तो जब भी आपकी रीस्टेटमेंट आ जाए इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, मतलब जो स्टेटमेंट में गिवन है चीज वही एज इट इज पूछ ली जाए, तो वो हमेशा क्या होगी? एज अ फॉल्स कंक्लूजन मार्क होगी। ओके है जी। चलो, तो ए से लेके ई तक तो यही वाला फंडा था। आगे चलो बात करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं नो P इज F, या उससे पहले नो F इज C, कि कोई भी हिस्सा F का जो है वो C नहीं है। अब देखो मैंने नो किस किस में पूछा? F और C में। अगर F और C में नो पूछा जा रहा है तो नो किसकी डिमांड करता है? क्रॉस की। तो हमें F और C में क्रॉस दिखना चाहिए, तो ये देखो विजिबल तो है। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर चुका था, अगर कोई भी हिस्सा C का F नहीं है तो F का भी कोई भी हिस्सा C नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा? एक ट्रू कंक्लूजन। तो मैंने एक पॉइंट और भी क्लियर किया था, जब C ही F नहीं है तो C के अंदर जो भी चीजें एग्जिस्ट करेंगी वो भी तो F नहीं है, वो भी तो ट्रू होगा। तो C के अंदर कौन आ रहा है? सारे का सारा B, तो फिर B भी F नहीं है। अगर B F नहीं है तो फिर F भी नहीं है, वो भी ट्रू होना चाहिए।
तो बी अगर एफ नहीं है तो बी और एफ के बीच में डायरेक्ट क्रॉस मतलब दिख गया, डायरेक्टली नहीं दिखा, इनडायरेक्टली दिखा है। किसके थ्रू दिखा है? सी का रेफरेंस लेते हुए दिखा। तो नो बी इज एफ, कोई भी हिस्सा बी का एफ नहीं है, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? ट्रू। अगर यहां पर आता नो एफ इज बी तो वो भी क्या होता? ट्रू ही होता। समझ में आ रही है बात? अगर आपसे पूछा जाता सम ए या छोड़िए इसे अभी, अगर यहां पर आपसे पूछा जाता नो ए इज एफ, अब देखिए अब मैं नो वाला कंक्लूजन किस किस में पूछ रहा हूं? ए और एफ के बीच में। क्या हमें ए और एफ के बीच में डायरेक्ट क्रॉस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर पूछा जाए नो डी इज एफ तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। पूछा जाए कोई भी हिस्सा ई का एफ नहीं है, नो ई इज एफ, तो वो भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें इनके बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। पूछा जाए नो एफ इज डी, गलत हो जाएगा कि कोई भी हिस्सा एफ का डी नहीं है, कहां दिख रहा है नेगेटिव क्रॉस या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन। नो एफ इज ई, कोई भी हिस्सा एफ का ई नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा। नो एफ इज ए, कोई भी हिस्सा एफ का ए नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इन केसेस में भी आपको डायरेक्ट क्रॉस या नेगेटिव रिलेशन अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूं तो स्पीड को स्लो करके आप देख सकते हो सेशन, ठीक है, या रिवाइंड करके जरूर देख लेना। चलो इतना क्लियर हो गया। अब मैं एक ट्विस्टेड वन जो है कंक्लूजन पूछने लगा हूं। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद जितने भी कंक्लूजन मैं बताऊंगा आपको, उन्हें थोड़ा ध्यान से समझ के चलना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। अब जाके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है और ज्यादा बढ़ेगा आपका सिलोजिज्म टॉपिक को लेके, क्योंकि मैं बेसिक जितना हो सकता था मेरे एंड से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू माने जाते हैं, कौन कौन से फॉल्स। ओके, इससे इजी वे नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से समझना, अब हम करेंगे क्या। ओके, सुनिए ध्यान से। आपके सामने मैं एक कंक्लूजन रखता हूं, सम बी आर नोट एफ। सम बी आर नोट एफ के कुछ हिस्सा बी का एफ नहीं है, तो हमें यह बताना है कि ये सही है या गलत। तो अगर आपके माइंड में आ रहा है कि जी ये तो गलत होगा, क्योंकि मैंने ही पिछले सेशन में बताया था पीछे की तरफ जब हमने सेकंड लेक्चर शुरू किया था इसका, इससे पहले मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि सम नोट से रिलेटेड कंक्लूजन जो है हमेशा जो है वो गलत होते हैं। आपके माइंड में यही चीजें चल रही होगी, बट मेरी स्टेटमेंट ये नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट क्या थी? अगर आपको स्टेटमेंट सम नोट के थ्रू आए, जिन दो पैरामीटर्स में भी गिवन हो सम नोट से रिलेटेड स्टेटमेंट, और उन्हीं दोनों पैरामीटर्स में आपको कोई भी कंक्लूजन पूछा जाता है श्योरिटी से रिलेटेड, तो उसमें कुछ भी ट्रू नहीं होगा। श्योरिटी में हर एक कंक्लूजन जो होगा वो फॉल्स माना जाता है। क्लियर? क्या मैंने यहां पर सम नोट स्टेटमेंट में दिया? नहीं दिया ना। जो चीज वो मैंने क्लियर ही नहीं की तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता हूं, है ना। बट मैंने इतना जरूर कहा था कि सम नोट स्टेटमेंट ना रह के कंक्लूजन में पक्का पूछा जाता है, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रू भी होता है। क्लियर? तो देखते हैं कौन कौन से सम नोट वाले केसेस ट्रू होते हैं, कौन से फॉल्स होते हैं। ठीक है, चलो सम बी आर नोट एफ, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। चलो एक बार ड्रॉ करके देख लें। सम बी आर नोट एफ इस तरह से ड्रॉ होगा। क्या ऐसा कुछ विजिबल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो जो चीज विजिबल नहीं है वो क्या होगी? फिर फॉल्स ही होगी। बट ये कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है। अब आप कहोगे जी हमने तो बना के देखा, दिखा हुआ दिखा ही नहीं, यहां पर जो बनाया वो तो दिख ही नहीं रहा, फिर ये ट्रू कैसे हो गया? तो वही बात आती है, बना के देखने की कभी भी हैबिट मत बनाइएगा। अगर इस तरह के कंक्लूजन आ गए ना तो फंस जाओगे। मतलब इसे एजा जो बना के देखते हैं ना हम, क्रॉस चेक करने का तरीका अभी तक हमने देखा दूसरा मेथड, कि कोई भी कंक्लूजन है उसे एक बार ड्रॉ करके देख लो, बना हुआ दिख गया तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो फॉल्स है। वो जस्ट एक टूल है, उसे एज अ रेफरेंस ले सकते हो आप अपने कंसेप्ट के ऊपर होल्ड बनाने के लिए। हैबिट मत बनाइएगा, यहां पर आके वो चीजें गलत हो जाएंगी। इसका रीजन आपको पता है ये क्यों ट्रू है, जस्ट आप थोड़ा सा रियलाइज कर लीजिए, इन चीजों को ध्यान से समझिएगा ये ट्रू किस तरह से है। इसकी बात छोड़िए, मैं इससे पहले ही आपको एक चीज करवा के हटा था कि सम बी आर सी। अब ये देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करता भी हूं, सम बी आर सी, ये चीज देखो आपको एज इट इज दिखाई दी नहीं, पर फिर भी ट्रू है। आपको मैंने करवाया था ना पिछले इससे पहले वाले पॉइंट्स में, सम बी आर सी तो ट्रू था। कैसे ट्रू है?
क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही ऑलरेडी गिवन हो चुका है कि सारे के सारे बी क्या बन के बैठे हैं, सी बन के बैठे हैं, दैट इज ऑल बी आर सी। जब सारा ही पोर्शन बी का सी बन के बैठा हुआ है, तो मैं अगर यहां से कहूं कि कुछ पोर्शन बी का सी बन के बैठा है, क्या मैंने गलत बोला? जब सारे ही बी सी बन के बैठे हैं तो सम भी तो है ही है, क्योंकि सम हमेशा किसका पार्ट होगा? ऑल का पार्ट होगा। तो ये कंक्लूजन क्या हुआ? ट्रू नहीं होगा। बस ये चीज मैंने आपको नेगेटिव रिलेशन का रेफरेंस लेते हुए बोली है। इससे पहले वाले कंक्लूजन्स में मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, नो बी इज एफ, कि कोई भी पोर्शन बी का जो है वो एफ नहीं है। ये सही था या गलत था? सही था, क्योंकि जब सी ही एफ नहीं है तो सी के अंदर जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो भी एफ नहीं है, तो बी भी एफ नहीं है। जब फुल्ली पोर्शन ही बी का एफ नहीं है, तो अगर मैं यहां पर कहूं कि कुछ पोर्शन, यहां से आधा पोर्शन बी का ऐसा है जो एफ नहीं है, क्या मैंने गलत बोला? जब सारे ही बी एफ नहीं बन के बैठे, ये डेफिनेट ट्रू है, गिवन हो भी गया, तो मैं अगर कहता हूं इसमें से कुछ हिस्सा उठा के कहूं कि ये कुछ हिस्सा जो है वो बी का एफ नहीं है, तो वो भी तो सही होगा, क्योंकि सम हमेशा किसका पार्ट होगा? ऑल का पार्ट होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन होगा। ओके। इसी तरह अगर मैं पूछूं सम सी आर नॉट एफ, कि कुछ हिस्सा सी का ऐसा है जो एफ नहीं है, जब यहां पर कोई भी सी का हिस्सा एफ है ही नहीं, ऑलरेडी गिवन है ना, नो सी इज एफ। तो अगर मैं कहूं कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा उठा लो, ये वाला, अगर मैं कहूं ये वाला हिस्सा सी का एफ नहीं है, तो वो भी तो सही है। जब सारे ही सी एफ बन के ही नहीं बैठे, या कोई भी सी का पोर्शन एफ है ही नहीं, तो चाहे इस पोर्शन की बात करो, चाहे इस पोर्शन की बात करो, चाहे इस पोर्शन की बात करो, कोई भी पीस उठा लो जिसमें से सी इंक्लूडेड हो, तो वो कोई भी हिस्सा जो है वो सी का एफ नहीं है, वो भी ट्रू माना जाएगा। ओके। तो बना के देखने की हैबिट मत बनाइएगा, यहां पर आगे चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है। अब और सुने इंटरेस्टिंग से कंक्लूजन। अगर मैं आपसे पूछूं, ये सारे एग्जाम में आने वाले कंक्लूजन होंगे जो भी मैं करवा रहा हूं, अगर मैं आपसे कोई कंक्लूजन पुट करूं, सम ए आर नोट एफ, सम ए आर नोट एफ, के कुछ ए ऐसे हैं जो एफ नहीं है, फिर से वही बात आती है, इसे एक बार ड्रॉ करके देखें। सम ए आर नोट एफ, ड्रॉ करके देखें, कुछ हिस्सा ए का ऐसा है जो एफ नहीं है। क्या आपको इस कंक्लूजन का जो वेन डायग्राम हमने बनाया, क्या आपको एज इट इज यहां पर अवेलेबल है? क्या विजिबल हुआ? नहीं है ना विजिबल। तो जो चीज विजिबल नहीं है वो क्या होगी? फॉल्स ही तो मानी जाएगी। जो चीज विजिबल नहीं है वो क्या मानी जाएगी? हमेशा फॉल्स ही मानी जाएगी। बट ये ट्रू है। कैसे ट्रू है? अब थोड़ा लॉजिकली और सोचते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं बार बार, बना के देखने की हम हैबिट नहीं बनाएंगे, लॉजिकली अगर कंसेप्चुअली हम चलेंगे आगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? नेगेटिव रिलेशन पकड़ना, कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपस में नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं। तो वो कौन से पैरामीटर्स थे? सी और एफ। सी जो है एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था, बी का भी एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन था, है ना। अब सुनिए ध्यान से, हमारे पास गिवन था सम ए आर बी, और सारे बी क्या है? सी का पार्ट है, तो सम ए आर सी हमने ट्रू माना था। जब ये हम एग्जाम्पल शुरू कर रहे थे, पहली एग्जाम्पल ही मैंने पूछी थी सम ए आर सी, के कुछ हिस्सा ए का सी है, तो वो क्या था? डेफिनेट ट्रू। कौन सा? ये वाला हिस्सा ए का ऐसा है जो सी बन के बैठा है। ठीक है। अब नो सी इज एफ, अब ये मत बोलना कि मैंने ही तो कहा था सम नोट हमेशा फॉल्स होता है, तो क्यों मैं बार बार ट्रू बोल रहा हूं? जो आपके मन में बातें घूम रही हो अगर शायद, तो मैंने ये कहा था सम नोट जब स्टेटमेंट के थ्रू आ जाए, जिन दो चीजों में भी गिवन होगा सम नोट, अगर उन्हीं दो चीजों में कोई भी कंक्लूजन पूछोगे श्योरिटी बेस्ड, तो कुछ भी ट्रू नहीं होता। अगर स्टेटमेंट में सम नोट हो, तो यहां तो मैंने ये स्टेटमेंट के अंदर कोई सम नोट यूज ही नहीं किया, जब सम नोट अवेलेबल ही भी नहीं है, और मोर ओवर वो अभी तक डाउट में चल रहा है। वो पॉइंट तो मैंने क्लियर करना है ना। ये पॉइंट देखो होल्ड पे था, अभी स्टार भी मार्क किया हुआ है। जब चीज मैंने क्लियर ही नहीं की तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता हूं। ओके, तो वो चीज पेंडिंग है। बट ये जरूर बोला था कि आपको कंक्लूजन में पक्का पूछा जाएगा सम नोट, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रू भी होता है। तो मैं उसी के ऊपर ये डिस्कशन कर रहा हूं। ध्यान से समझिए, हमें गिवन था कि कोई भी हिस्सा सी का एफ नहीं है, नो सी इज एफ, दैट इज ट्रू। अगर सी एफ नहीं है तो सी के अंदर जो भी चीजें एग्जिस्ट करेंगी वो भी एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएंगी। तो सी के अंदर सारे के सारे कौन आ रहे हैं? बी। तो नो बी इज एफ, कि कोई भी हिस्सा बी का एफ नहीं है, वो भी तो ट्रू हुआ। जब कोई भी हिस्सा बी का एफ नहीं है,
तो बी के अंदर जो भी चीजें एग्जिस्ट करेंगी वो भी एफ के साथ तो नेगेटिव रिलेशन बनाएंगी। तो बी के अंदर कौन आ रहे हैं? सम पार्ट ऑफ ए। तो जो हिस्सा ए का बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था वही हिस्सा ए का सी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि तीनों का ही ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जब सी ही एफ नहीं है तो फिर बी भी एफ नहीं है। जब बी ही एफ नहीं है तो बी के अंदर जो हिस्सा ए का आ रहा था वो भी एफ नहीं है। तो सम ए आर नोट एफ के केस में हमें कुछ पोर्शन ए का ऐसा विजिबल हुआ जो एफ के साथ डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। देखो, कुछ हिस्सा जो ए का बी के अंदर है, तो कुछ हिस्सा ए का हमें ऐसा विजिबल हुआ जो एफ के साथ देखो नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। कुछ हिस्से की बात की है ना, तो वो चीज तो विजिबल है, तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया? डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन। समझ में आई बात? एक बार और देखो। अब ये मत कहना कि हमें किसने कहा ये वाला हिस्सा, इसकी भी तो बात हो सकती थी। देखो, अगर आप ये चीजें समझ के चलते हो ना, इसकी भी तो बात हो सकती थी, तो सिलोजिज्म में श्योरिटी बेस्ड कोई भी कंक्लूजन आप वैलिड या ट्रू नहीं बना पाओगे। सारा ही एजम्पशन पे ही चलेगा। अगर वो चीजें आपको विजिबल हो रही हैं तो आपको वो ट्रू करवानी ही है। अगर यहां पर गिवन है सम सी आर डी, तो हम क्या करते हैं? सम डी आर सी, वो फॉल्स मानते हैं ट्रू मानते हैं? ऑब्वियस सी बात है ट्रू होता है कि कुछ पोर्शन डी का सी बन के बैठे हैं। तो अगर यही पोर्शन सी का डी है तो यही पोर्शन सी डी का सी भी तो मान के चलते हैं। अगर तो ऐसा बोलने लग गए फिर तो हम यहां पर भी थोड़ा है जो क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि किसने कहा यही पोर्शन डी का सी बन के बैठा है, इसकी भी तो बात हो सकती है। जो चीजें अवेलेबल हैं उसे कंसीडर करना ही पड़ेगा हमें, ये चीजें हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा। चलो, मैं बात कर रहा था एक और एग्जांपल की कि सम डी आर नोट एफ। देखो, आपको कोई भी कंक्लूजन अवेलेबल हो ना, और ज्यादा आसान तरीका बताता हूं मैं आपको कि कोई भी कंक्लूजन अवेलेबल हो, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है सम डी आर नोट एफ, एक तो ये चीज है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जैसा आपको गिवन है वैसे ही एज इट इज देखो, आप उसे अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। एक चीज गिवन है सम डी आर नोट एफ, एक चीज अगर मैं इसे ही हिंदी में बोलता हूं कि कुछ डी ऐसे हैं जो एफ नहीं है, आपको अपने आप ही क्लियरिटी आ जाएगी कि करने क्या जा रहे हो। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने अभी डिस्कस किया है कि कोई भी हिस्सा सी का जो है वो एफ नहीं है, दैट इज नो सी इज एफ। जब सी ही एफ नहीं है तो सी के अंदर जो भी चीजें एग्जिस्ट करेंगी वो भी एफ नहीं है, तो सी के अंदर कौन आ रहा है? सम पार्ट ऑफ डी। ये देखो, कुछ हिस्सा डी का सी बन के बैठे हैं। अगर कुछ हिस्सा डी का सी बन के बैठा है, अगर कोई भी हिस्सा सी का एफ है ही नहीं, तो जो पोर्शन डी का सी बन के बैठे हैं वो भी एफ नहीं है। तो ये भी कंक्लूजन क्या हुआ? दैट इज डेफिनेट ट्रू। मतलब के सम डी आर नोट एफ के केस में हमें डी का कुछ पोर्शन ऐसा अवेलेबल हुआ जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था, विजिबल हुई चीजें, तो वो क्या हो गया? डेफिनेट ट्रू, क्योंकि श्योरिटी विजिबिलिटी तो मांगती है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए सम ई आर नोट एफ, कि कुछ ई ऐसे हैं जो एफ नहीं है, तो वही ये पोर्शन जो है वो सी डी ई तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पोर्शन ई का ऐसा है जो एफ नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? डेफिनेट ट्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये लगा लो, यहां से आगे जितना भी हम हिस्सा कर रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स को बस इन्हीं में ही प्रॉब्लम आती है। अभी तो आसान लग रहा होगा, आगे बताओ फिर। अगर हमसे पूछा जाए सम एफ आर नोट ए, सम एफ आर नोट ए, ये सही है या गलत है? सुनिए ध्यान से, सम एफ आर नोट ए, ठीक है। अब आप कहेंगे सम एफ आर नोट ए, कुछ हिस्सा एफ का ए नहीं है, तो वो भी क्या होगा? सही होगा। ये है तो सही, बट ये फॉल्स कंक्लूजन है। क्यों फॉल्स कंक्लूजन है? ध्यान से समझिए। जब हम ए टू एफ ट्रेवल कर रहे हैं, ए टू एफ ट्रेवल कर रहे थे, मैं इस कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, तो मुझे ए का कुछ हिस्सा क्लियरली ऐसा विजिबल था जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, क्लियरली विजिबल था, तभी तो हम लायबल थे ये बोलने के लिए कि सम ए आर नोट एफ, दैट इज अ डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन। बट इस बार जो है मैं एफ टू ए ट्रेवल कर रहा हूं, जब ए टू एफ ट्रेवल करने पे कुछ हिस्सा ए का विजिबल हो गया जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था, तभी हमने बोला सम ए आर नोट एफ, दैट इज अ ट्रू। इसी तरह एफ टू ए ट्रेवल करने पे भी हमें एफ का भी कुछ हिस्सा ऐसा दिखना चाहिए जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। इस केस में सम एफ आर नोट ए के केस में हमें कुछ हिस्सा एफ का भी ऐसा दिखना चाहिए जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है।
देखो कहां दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे ये है तो सही, गलत। ये ए का ऐसा हिस्सा है जो एफ के साथ रिलेशन बना रहा है नेगेटिव। एफ का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है? आप बोल रहे हो कि तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है का मतलब पता क्या होता है? नो एफ इज ए। जो आप हिंदी में बोल रहे हो या समझ रहे हो ना, मैं उसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। नो एफ इज ए। नो एफ इज ए, अगर आप बोल रहे हो कि नो एफ इज ए, कि कोई भी हिस्सा एफ का ए नहीं है इसकी तरह, तो सम एफ आर नॉट ए, तो ट्रू होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि एफ का कैसा कौन सा हिस्सा है इस केस में जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वो विजिबल ही नहीं है। हमें क्लियरिटी नहीं हो रही कि एफ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। हमें तो एफ से लेके ए तक कोई कनेक्शन ही नहीं गिवन। जब कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, कोई कनेक्शन ही नहीं गिवन, कोई विजिबिलिटी ही नहीं गिवन, तो ये कंक्लूजन कहां से ट्रू हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? एज अ फॉल्स कंक्लूजन। मैं रिपीट कर देता हूं, सम ए आर नॉट एफ, ये ट्रू क्यों था? क्योंकि कुछ हिस्सा ए का ऐसा अवेलेबल है जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, तो हमने इसे ट्रू माना। बट सम एफ आर नॉट ए के केस में मुझे एफ का कोई भी हिस्सा ऐसा विजिबल नहीं था जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए सम एफ आर नोट डी, पूछा जाए सम एफ आर नोट डी के कुछ हिस्सा एफ का ऐसा है जो डी नहीं है, दिखाओ कहां पर है। अगर हम डी टू एफ ट्रेवल करें तो कुछ हिस्सा डी का तो ऐसा है जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, इसलिए हमने इसे ट्रू माना। बट इस बार हम एफ टू डी ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें एफ का भी कुछ हिस्सा ऐसा दिखना चाहिए जो डी के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। क्या विजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी क्या होगा फिर? फॉल्स कंक्लूजन ही होगा। लास्ट वन, अगर आपसे पूछा जाए सम एफ आर नोट ई, सिमिलरली अगर मैं ई टू एफ ट्रेवल करता तो कुछ ई एफ नहीं है, ये तो सही था। बट एफ टू ई ट्रेवल कर रहे हैं तो एफ का कोई भी हिस्सा मुझे ऐसा विजिबल नहीं था जो ई के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो, इसलिए ये कंक्लूजन भी क्या हो गया? फॉल्स कंक्लूजन। समझ में आ गई बात? तो ऐसे सम नोट के केसेस का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। सम ए आर नोट एफ, कुछ हिस्सा ए का एफ नहीं है, सही है। सम एफ आर नोट ए, कुछ हिस्सा एफ का ए नहीं है, ये क्या हो गया? गलत। सम डी आर नोट एफ, ट्रू। सम एफ आर नोट डी, फॉल्स। ये देखो सम ई आर नोट एफ, ये सही था। उल्टा चलो, सम एफ आर नोट ई, ये क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी। तो मतलब कि जब भी सम नोट का केस आए आपको, ये आगे मैं यूज करूंगा, इसे करने की अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन के अंदर इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। बस इस चीज का ध्यान रख लीजिए। और आपका जो पिछले सेशन वाला जो डाउट है ना, वो भी क्लियर करना है मुझे, वही बता रहा हूं। जब भी आपको सम नोट से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन आए, ठीक है, तो वो रिवर्स में कभी भी ट्रू नहीं होता। ओके, कैसे? ध्यान से समझिए। हमें गिवन था सम ए आर नोट एफ, ये ट्रू है, इसे उल्टा कर दो सम एफ आर नोट ए, तो वो गलत बन गया। ठीक है, सम ए आर नोट एफ ट्रू, रिवर्स कर दो सम एफ आर नोट ए, फॉल्स हो गया। सम डी आर नोट एफ, ये सही था, रिवर्स कर दो सम एफ आर नोट डी, क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सम ई आर नोट एफ ट्रू है, उल्टा कर दो सम एफ आर नोट ई, क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो रिवर्स के अंदर सम नोट का केस कभी भी ट्रू नहीं होता। ये आपके डाउट का आंसर। सम ए आर नोट बी हमें गिवन है, ये देखो सम ए आर नोट बी गिवन है, बट सम बी आर नोट ए क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि हमें क्या गिवन है? ये हिस्सा ए का हिस्सा ऐसा है जो बी के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। हम श्योरिटी में ये नहीं कह सकते कि बी का भी यही वाला ऐसा पार्ट है जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। बात इसकी भी तो हो सकती थी। ये चीजें कहां से निकल गई? यहां से। ए का कुछ हिस्सा ऐसा तो विजिबल है जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, बट एफ का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है? वो तो कोई भी हो सकता है। इस वजह से सम नोट के केस में जब भी आपको स्टेटमेंट सम नोट में गिवन हो, इसकी बात कर रहा हूं, जब भी स्टेटमेंट सम नोट के केस में गिवन हो, तो उसमें कोई भी कंक्लूजन पूछ लो, कुछ भी ट्रू नहीं होने वाला। समझ में आई? तो ये ट्रिक मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आपको बाय चांस दिक्कत आती भी है तो इसकी एक अप्रोच बताऊंगा कि इस चीज का रेफरेंस लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट फॉर टाइम बीइंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली चलोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी हम 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सिंपल लेवल वाले, फिर मैं आपको एक पेयर बताऊंगा, आइदर और का पेयर, जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर मार्क करने में हेल्प करेगा। क्योंकि आपको जो है ऑप्शंस जो भी गिवन होंगे, ऑप्शंस के भी आप पे क्वेश्चन करना है ना, अटेम्प्ट मार्क भी तो करना है ऑप्शन सॉल्व करने के बाद।
तो उसमें एक पेयर होता है आइदर और का पेयर, वो भी चीज़ें सीखेंगे। पहले मैं 2-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर हम आइदर और का पेयर देखेंगे। तो सेशन ये स्किप मत करना कि हाँ चलो सीख लिया एग्जाम्पल, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते हैं। आइदर और सीखना है इस सेशन के अंदर, ठीक है। चलो देखो आगे। अब आपको ये डायरेक्शंस वगैरह गिवन होंगी, आप पढ़ सकते हैं। अब उसी के बिहाफ पे आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे, है ना, कि स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, कंक्लूजन्स गिवन होंगे और ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मैंने यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हैं। अगर एसएससी और रेलवे का एग्जाम है तो आपको 4 ऑप्शंस आते हैं। इन 5 में से कोई भी 4 आ जाएंगे, जिसमें से ये 2 तो पक्का फिक्स हैं, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो। बाकी बैंकिंग और इंश्योरेंस लेवल के एग्जाम में 5 के 5 ऑप्शन आते हैं। मतलब कि अभी हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं वो सिर्फ 2 ही कंक्लूजन्स के ऊपर बेस्ड अटेम्प्ट करेंगे। अगर हमें लगा कि हमारा पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा गलत है तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 फॉलो, अकेला पहला ही अनुसरण करता है। अगर पहला गलत है और दूसरा सही है तो दूसरा अनुसरण करता है, ओनली 2 फॉलोस। अगर दोनों के दोनों सही हैं तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। अगर दोनों के दोनों गलत हो गए तो ना तो पहला अनुसरण करता है ना तो दूसरा, नाइदर नोर का पेयर। बट जब दोनों गलत हों तो आइदर और भी बनता है, वो बाद की बात है। पहले नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। चलो शुरू करें। सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। वो तो कंबाइन एग्जांपल ली थी जिसमें हमने सारे के सारे केसेस डिस्कस किए थे। अब नॉर्मल लेवल से शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब दिक्कत नहीं आएगी, फट से समझ में आएंगे क्वेश्चन। देखो, ऑल पैरेट्स आर मैंगोज, ऑल पैरेट्स आर मैंगोज, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। सम मैंगोज आर डोंकीज, सम मैंगोज आर डोंकीज। वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। सम पैरेट्स आर डोंकीज मतलब कुछ हिस्सा पैरेट का किसके अंदर चाहिए, डोंकीज के अंदर। क्या कुछ हिस्सा पैरेट का डोंकी के अंदर आ रहा है? ये देखो, ये पैरेट है, ये डोंकी है, कोई इसमें कॉमन कनेक्टिविटी है? नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। ड्रॉ करके देखना चाहते हैं बट हैबिट मत बनाइएगा, मैंने पहले ही बोला है आपको। हमें ये रिलेशन दिखना चाहिए था पैरेट और डोंकी के बीच में, दूर दूर तक नहीं गिवन। पैरेट और डोंकी के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, डाउटफुल केस है तो फॉल्स कंक्लूजन। समझ में आ गई बात। इसके बाद देखिए दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम डोंकीज आर मैंगोज। सम डोंकीज आर मैंगोज का मतलब क्या है कि कुछ हिस्सा डोंकीज का ऐसा है जो मैंगोज बन के बैठे हैं। श्योरिटी में कुछ हिस्सा डोंकीज का ऐसा है जो मैंगोज बन के बैठे हैं। कौन से? ये वाला हिस्सा देखो, ये पूरा पोर्शन किसका है, डोंकीज का। ये पूरा हिस्सा किसका है, मैंगोज का। तो मैंगो का कुछ पार्ट डोंकी के अंदर आ रहा है, तो डोंकी का भी कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा, मैंगो के अंदर। तो दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है, इसलिए हम आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये दूसरा कंक्लूजन अनुसरण या दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, ऑल साइकिल्स आर डक्स। सारे के सारे साइकिल्स जो हैं वो किसका हिस्सा है, डक्स का हिस्सा, ठीक है। ऑल डक्स आर स्वेन्स, सारे के सारे डक्स जो हैं वो किसका हिस्सा है, स्वेन्स का हिस्सा है। चलो स्टेटमेंट का सेट गिवन हो गया, कंक्लूजन पे आइए। ऑल स्वेन्स आर साइकिल्स, कहता है सारे स्वेन्स जो हैं वो साइकिल बन के बैठे हैं। इंफॉर्मेशन देखो कहां से कहां अप्रोच कर रहे हो, स्वेन्स से लेके साइकिल तक, स्वेन्स से साइकिल तक, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं। बाहर से अंदर जाने पे क्या ट्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ सम। पूछा क्या है, ऑल, तो ये गलत हो गया अगर रूल के अकॉर्डिंगली देखें। मोर ओवर हमें सारे साइकिल स्वेन्स के अंदर अवेलेबल हैं, सारा स्वेन थोड़ा साइकिल के अंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये गलत। चाहे ड्रॉ करके देख लीजिए, इस चीज की डिमांड हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, नहीं विजिबल, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आते हैं दूसरे कंक्लूजन के ऊपर, क्या गिवन है, सम स्वेन्स आर साइकिल्स। क्या कुछ हिस्सा स्वेन्स का साइकिल है? देखो स्वेन से साइकिल, बाहर से अंदर अप्रोच करने पे सम ट्रू होता है जब सारी स्टेटमेंट ऑल से रिलेटेड हो, यह था ना डिस्कस। मोर ओवर ये आउटर लेयर किसकी है, स्वेन्स की। अगर कंसेप्चुअली चले तो स्वेन्स के अंदर सारे साइकिल्स भी हैं, स्वेन्स के अंदर सारे डक्स भी हैं। तो स्वेन्स का कुछ हिस्सा किसने कंज्यूम किया हुआ है, साइकिल ने। तो कुछ स्वेन्स साइकिल हैं, ये वाले स्वेन्स ऐसे हैं जो साइकिल बन के बैठे हैं, तो ये ट्रू कंक्लूजन हुआ। तो यहां पर भी आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली सेकंड फॉलो, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट क्या है, सम गार्डन्स आर ट्रीज। कुछ गार्डन ऐसे हैं जो ट्रीज बन के बैठे हैं। सम गार्डन, ये वाले गार्डन ऐसे हैं जो ट्री बन के बैठे हैं। एंड ऑल ट्रीज आर बटरफ्लाई। सारे ट्रीज जो हैं वो किसका हिस्सा बन के बैठे हैं, बटरफ्लाई का, ठीक है।
क्लियर कर देता हूं मैं। सारे के सारे ट्रीज जो हैं वो किसका हिस्सा बन के बैठे हैं? बटरफ्लाईज का। तो पहला कंक्लूजन क्या है? सम गार्डन्स आर बटरफ्लाई। कहता कुछ गार्डन ऐसे हैं जो बटरफ्लाई हैं। देखो कुछ गार्डन ट्रीज हैं ये वाले, और सारे के सारे ट्रीज क्या बन के बैठे हैं? बटरफ्लाई। जब सारे ट्रीज ही बटरफ्लाई का हिस्सा बन चुके हैं तो ट्रीज के अंदर जो पोर्शन गार्डन का आ रहा था वो भी तो बटरफ्लाई का ही पार्ट बनेगा। ऐसा थोड़ा है कि ट्री बटरफ्लाई बनने वाले हैं तो वो गार्डन्स को पीछे छोड़ के जाएंगे ना, भाई मैं तो बटरफ्लाई बन रही हूँ, चलो चलो साइड पे हो। स्टेटमेंट को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, इसलिए पहला कंक्लूजन जो है वो आपका डेफिनेट ट्रू है। ओके, नो गार्डन इज अ बटरफ्लाई। अब देखो नो पूछा गया, किस किस में पूछा जा रहा है? गार्डन और बटरफ्लाई। तो उन दोनों के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए। कहां दिखाई दे रहा है क्रॉस? जब क्रॉस यूज ही नहीं किया तो दिखेगा कहां से? तो ये फॉल्स हो गया, इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे? केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नो पेपर इज अ मार्कर। कोई भी पोर्शन पेपर का जो है वो मार्कर नहीं है, ये पहली स्टेटमेंट है। ऑल मार्कर्स आर मॉनिटर्स। सारे के सारे मार्कर्स जो हैं वो मॉनिटर्स हैं। अब देखो नेगेटिव रिलेशन किन दो पैरामीटर्स में गिवन है? पेपर और मार्कर में। अगर पेपर मार्कर नहीं है तो मार्कर भी पेपर नहीं है, और जो हिस्सा मॉनिटर का मार्कर के अंदर आ रहा है वो भी पेपर नहीं है। देखो जब मार्कर ही पेपर नहीं है तो मार्कर के अंदर कौन आ रहे हैं? कुछ मॉनिटर का हिस्सा भी तो आ रहा है, ये देखो। तो जो पोर्शन मॉनिटर का मार्कर के अंदर आ रहा है वो भी पेपर नहीं है। नेगेटिव रिलेशन देख लिया, चलो कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल मॉनिटर्स आर पेपर्स। क्या सारे मॉनिटर्स का पार्ट पेपर के अंदर आ रहा है? यहां तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहला गलत हो गया। ऑल मॉनिटर्स आर मार्कर्स। क्या सारे मॉनिटर मार्कर बन के बैठे हैं? यहां तो सारे मार्कर्स मॉनिटर बन के बैठे हैं, सारा मॉनिटर मार्कर कहां से हो गया? तो ये भी गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या आ गया यहां पर हमारा? नाइदर वन नोर टू। दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है। सम बेंचेस आर ब्लैक। सम बेंचेस आर ब्लैक। उसके बाद नो ब्लैक इज अ टेबल। कोई भी पोर्शन ब्लैक का जो है वो टेबल नहीं है। नेगेटिव रिलेशन देख लेते हैं। ब्लैक अगर टेबल नहीं है तो टेबल भी ब्लैक नहीं है। अगर ब्लैक टेबल नहीं है तो बेंचेस का जो हिस्सा ब्लैक के अंदर आ रहा है वो भी टेबल नहीं है। ठीक है, चलो कंक्लूजन। सम बेंचेस आर टेबल। कहता कुछ हिस्सा बेंचेस का टेबल बन के बैठे हैं। अब देखो बेंचेस ये रहे, टेबल ये रहे, क्या कहीं भी आपको बेंचेस का कुछ हिस्सा टेबल के अंदर अवेलेबल हुआ? नहीं है ना विजिबल, तो ये फॉल्स हो गया। इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ड्रॉ करके नहीं देखेंगे बार बार। नो टेबल इज अ ब्लैक। कोई भी पोर्शन टेबल का ब्लैक नहीं है। अब नो किस किस में पूछा जा रहा है? टेबल और ब्लैक में। तो टेबल और ब्लैक के बीच में हमें क्या दिखना चाहिए? डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन। तो विजिबल तो था, देखो ब्लैक टेबल नहीं है तो टेबल भी ब्लैक नहीं है, मतलब ये सही हो गया। इसलिए यहां पर भी आंसर क्या रहा? ओनली सेकंड फॉलो। अकेला केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। समझ में आ रही है ना चीजें? देखो इजी लेवल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी अगर स्टेटमेंट्स बढ़ भी गई तो भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आइदर और का पेयर। ठीक है, आइदर और का पेयर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो ध्यान से समझना, पहले मैं आपको सेंस क्लियर कर देता हूं कि आइदर और होता क्या है। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज आप अपने घर में बंद कमरे में बैठे हैं। ठीक है, ये आपका रूम है, घर के अंदर ही बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आराम से बैठे टेबल के ऊपर क्या कर रहे हैं आप? स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, चलो स्टडी कर रहे थे। अब कमरे में जाने का सिर्फ एक ही डोर है, दरवाजा है। ओके, यहां से ही कोई ना कोई अंदर या बाहर आ सकता है और जा सकता है। अब अपने रूम पे बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता बाहर क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। लोग लड़ मर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको कुछ नहीं पता कि घर के बाहर आपके कौन आ जा रहा है। कोई एक्टिविटी का आपको आइडिया नहीं है क्योंकि आप पढ़ाई में ही बिजी हो। सडनली हुआ क्या? ध्यान से समझिए। पहली बात हम कर क्या रहे हैं? श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन। और श्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेफिनेट। यही करते आ रहे हैं ना, इसी को ही ध्यान में रख के चलेंगे तो ही ये सेंस क्लियर होगी। मतलब जो चीजें दिखाई देंगी उसी को ही सच मानना है। अगर आप सिलोजिज्म से रिलेटेड, मैंने एक मूवी देखी थी बट मेरे को फील हुआ ऐसा कि इसमें सिलोजिज्म का कंसेप्ट लग रहा है, मैंने कोरिलेट कर लिया।
टीच करते हैं ना तो ज़्यादा फीलिंग ले जाता हूँ मैं, है ना। आंखों देखी मूवी है, वो ज़रूर देख सकते हो। तो एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, तो वही चीज़ है, वो यहाँ पर भी ऐसे ही बोलता है कि मैंने तो देखा ही नहीं, मैं कैसे मान लूँ ये चीज़। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं, पहले ये टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, देख सकते हैं आप। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, श्योरिटी का मतलब क्या है, डेफिनेट, निश्चित रूप से, कि जो चीज़ें आपको विजिबल हैं सिर्फ उसी को ही सच मानना है। यही सीखते हैं अभी तक हम। तो हुआ क्या, एक दिन आप रूम के अंदर बैठे थे, मस्ती में पढ़ रहे थे, एग्जाम आने वाला है और आपको नहीं पता बाहर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। कोई एक थर्ड पर्सन आता है आपके पास, ओके, एक थर्ड पर्सन आता है, आप नहीं जानते उसको, ना तो वो आपको जानता है। उसने देखा थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, वो ना मजे ले रहा है सभी लोगों के, ठीक है। और आपके सामने आया, वो अंदर एंटर किया और आपको एक इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, कहता इट्स रेनिंग आउटसाइड, कहता बाहर बारिश हो रही है, कहता बाहर बारिश हो रही है। अब आपके लिए तो वो थर्ड पर्सन है, आप उसे जानते ही नहीं, कि आप उसकी बात को मान लोगे? नहीं मानोगे ना, क्यों? जब तक आप कहोगे मैंने खुद से ही नहीं देखा, मैं कैसे मान लूँ भाई तू कौन है। कोई जानकार व्यक्ति हो, नोन में हो, फिर तो मैं मान लूँ, अच्छा बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, हो रही होगी, बढ़िया बात है, होनी भी चाहिए। जब आप उसे जानते ही नहीं हो और वो अंदर आके आपको इन्फॉर्मेशन दे कि बाहर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो आप तो ये बोलोगे ना, भाई कौन है भाई तू, मैं क्यों मानूं बाहर बारिश हो रही है। जब तक मैं खुद से नहीं देखूंगा मैं कैसे मान लूंगा बाहर बारिश हो रही है। तो आप उसे क्या बोलते हो, भी तू तो गलत ही बोल रहा होगा, पता नहीं मजे ना ले रहा हो। तो उसने आपने उसको भगा दिया, ठीक है। क्योंकि जब तक आपने देखा ही नहीं है बाहर बारिश हो रही है, तो आप उसे कैसे एग्री कर लोगे उसकी बात के ऊपर, नहीं करोगे। तो उसकी ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। सिर्फ साइंस को समझना, ठीक है। चलो जी, अब वो उसको तो मजे लेने की आदत है। वो 5-7-10 मिनट के बाद फिर आया आपके कमरे के अंदर डिस्टर्ब करने, और आपको बोलता है इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, कहता भाई बाहर बारिश नहीं हो रही है। तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, भाई तो फिर आ गया, इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, ये क्या बोल रहे हो, मैंने तो देखा ही नहीं है। तो क्या आप उसकी बात को मान लोगे, इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, अगर उसने ऐसी स्टेटमेंट दी अंदर आके बाहर बारिश नहीं हो रही, क्या आप उसे मानोगे? बिल्कुल भी नहीं मानोगे, क्योंकि जब तक आपने देखा ही नहीं है खुद से, तब तक आप उसकी बात पे यकीन कैसे कर लोगे। तो उसने आपने उसको क्या बोला, भी तू तो गलत ही बोल रहा है, जाओ यहां से, आपने उसे फिर से भगा दिया। बट दूसरी बार जब वो आया, आपने उसे भगाया, आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होगी ये जानने में, यार ये 2 बार आया और उसने मुझे 2 इंफॉर्मेशन दी। जब वो पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम आया था, तब वो कह रहा था कि बाहर बारिश हो रही है, मैंने तो उसे गलत मान लिया, क्योंकि जब तक मैंने वो चीज देखी ही नहीं है तो मैं कैसे उसे सच मान लूं। फिर जब वो दूसरी बार आया, तब वो कह रहा था कि बाहर बारिश नहीं हो रही है, इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड। फिर से मैंने उस चीज को मैंने भी नहीं देखा, मैं कैसे मान लूं कि वो सही बोल रहा है गलत, मैं तो कमरे के अंदर बैठा हूं, पढ़ रहा हूं मस्ती में, मुझे क्या पता बाहर क्या चल रहा है। तो आपके माइंड में क्या है, एक डाउट आएगा, यार बाहर कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, या तो बाहर बारिश हो रही होगी या तो नहीं हो रही होगी। मोर ओवर आप बैठे बैठे नहीं भी सोचोगे, तो आप बाहर गए रूम से, और बाहर जाके गए और देखा, तो क्या मिलेगा, या तो बाहर बारिश हो रही होगी ऐसा विजिबल होगा, या तो बाहर बारिश नहीं हो रही होगी ऐसा दिखाई देगा। यही होगा ना। अब ये मत कहना अगर बादल छा रखे हो, ये तुक्के से सवाल ना, मतलब गंदे से लॉजिक, पता नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, वो ऐसे देते हैं, यार सर जे बादल छा रखे हो फिर क्या होगा। भाई बारिश की बात हो रही है, वो बारिश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी तो मैटर करेगा ना, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर मत आइएगा। तो अगर आप बाहर जाके देखोगे तो आपको 2 ही चीज़ें दिखाई देंगी, दोनों में से मे भी कोई एक, या तो आपको दिखाई देगा कि बाहर बारिश हो रही है, या तो आपको दिखाई देगा कि बाहर बारिश नहीं हो रही है। तो आप दोनों को एक साथ गलत तो नहीं बोल सकते। तो आपके मन में क्या आएगा, या तो बाहर बारिश हो रही होगी या तो ये सही होना चाहिए, या तो बाहर बारिश नहीं हो रही या तो ये सही होना चाहिए। तो ये कौन सी सेंस बना के लेके चल रहे हैं हमारी, आइदर और की। सेंस क्लियर हो गई? अभी सिर्फ मैंने सेंस मेंटेन करवाई है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको क्या बात कन्वे करने जा रहा हूं। मतलब कि सिलोजिज्म के अंदर क्या होता है कि जब भी आपको किन्हीं भी चीजों के बारे में यहां पर बात हो, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, तो आप दोनों की दोनों चीजों को कंबाइनली या एक साथ गलत नहीं ठहरा सकते हो।
हमारी एजम्पशन का पार्ट क्या कहता है कि इनमें कुछ ना कुछ तो चीजें ट्रू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो ट्रू होनी चाहिए ना, इसलिए हम क्या बना देते हैं, उनमें आइदर और का पेयर बना देते हैं। समझ में आई बात? मैंने एक टर्म बोली है यहां पर, आपके मन में एजम्पशन आएंगी, अगर आप बाहर ना जाते आपके दिमाग में आता ना, या तो बाहर हो रही होगी बारिश या तो नहीं हो रही होगी, तो एज्यूम कर लिया ना। ठीक है, तो ये सेंस पकड़ के चलिएगा, पॉसिबिलिटी में बहुत हेल्प करेगी। ओके, चलो मैं रिपीट कर देता हूं कि जब भी सिलोजिज्म के अंदर किन्हीं भी चीजों के बारे में बात हो साइमल्टेनियसली, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, तो आप दोनों को एक साथ गलत नहीं बोल सकते कि यार ये तो चीजें गलत ही हैं, सब कुछ ही गलत है। तो हमारी एजम्पशन का पार्ट क्या कहता है कि उनमें कुछ ना कुछ तो ट्रू होना चाहिए, तो हम उसमें क्या है, चॉइसेस रख के क्या कर देते हैं, आइदर और का पेयर बना देते हैं। कहने का मतलब, अब एक एग्जाम्पल का रेफरेंस सुनो। अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट्स रखता हूं, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ओके, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखी, और अगर मैं इसी में आपसे कंक्लूजन पुट करता हूं, सम ए आर सी, कि कुछ हिस्सा ए का सी है, ठीक है, सम ए आर सी, क्या कुछ हिस्सा ए का सी है? नहीं है ना विजिबल, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत है ना कंक्लूजन। अब ये मत कहना ये कैसे हो गया, अभी बेसिक करके हटे हो। अगर मैं आपसे एक और कंक्लूजन पूछूं, नो ए इज सी, कि कोई भी हिस्सा ए का सी नहीं है, तो नो पूछा गया ए और सी में, तो ए और सी में क्रॉस दिखना चाहिए, क्या मैंने यूज किया? यूज ही नहीं किया तो दिखेगा कहां से, तो ये भी क्या हो गया, एक फॉल्स कंक्लूजन हो गया। ये बेसिक अभी सीख के आए हो ना, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हैं, ओ सॉरी फॉल्स हैं। ओके, अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं कहता हूं एक सिंगल वेन डायग्राम के अंदर दो हिस्से एग्जिस्ट कर रहे हैं ए और सी के, बी को हाइड करो, अभी बी तो मजे ले रहा है, बस बीच में सैंडविच की तरह बैठा हुआ है, बात हम ए और सी की कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, जनरली बोलता हूं, जनरली सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर जाइएगा, मैं कहता हूं कुछ हिस्सा ए का सी है, आप क्या बोलेंगे जी, फॉल्स है। अच्छा, कुछ हिस्सा ए का सी है, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप क्या कहेंगे, जी वो गलत है। अच्छा, फिर कोई भी हिस्सा ए का सी नहीं है, आप उसे भी गलत बोल रहे हो। रिपीट करता हूं, मैंने कहा क्या कुछ हिस्सा ए का सी है, तो आपने क्या बोला, जी वो फॉल्स है। अच्छा, कुछ हिस्सा ए का सी है, वो आप गलत बोल रहे हो। फिर कोई भी हिस्सा ए का सी नहीं है, वो भी आप गलत बोल रहे हो। जब ए और सी एक सिंगल वेन डायग्राम का पार्ट है, तो सेट थ्योरी कहती है कि इनमें कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए था, या तो कुछ हिस्सा ए का सी है, या तो उसे ट्रू करो, या तो कोई भी हिस्सा ए का सी नहीं है, या तो इसे ट्रू करो। आप तो दोनों को ही ट्रू मान के चल रहे हो। ये तो वही बात हो रही है कि बाहर बारिश हो रही है वो भी गलत है, बाहर बारिश नहीं हो रही है वो भी गलत है, तो मैं दोनों चीजों को पैरेलली फॉल्स नहीं मान सकता हूं। मेरी अजम्पशन का पार्ट क्या कहेगा कि उनमें कोई ना कोई तो कंडीशन ट्रू होगी ना, वैलिड हो सकती है, तो ये कौन सा पेयर बना देंगे, हमारा आइदर और का पेयर। समझ में आ गई बात? तो बस आपको ये सेंस मेंटेन करके चलनी है, ऑप्शंस को ध्यान से मार्क करना है कि किसमें आइदर और बन रहा है, किसमें नहीं बन रहा। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर तो लिखे नहीं होगा कि आओ मुझे आइदर और में कन्वर्ट करो, कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिनके बिहाफ पे आपको अपना ये आंसर मार्क करना होता है आइदर और से रिलेटेड। वो क्या कंडीशंस है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, जो ये हमारा आइदर और का पेयर है, ये सिर्फ श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन में बनता है। जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन में ही एप्लीकेबल है, डेफिनेट कंक्लूजन्स में ही एप्लीकेबल है। पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन में आइदर और नहीं बनता, क्योंकि दो ही तरह के कंक्लूजन मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, एक श्योरिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी। तो श्योरिटी में ही आइदर और एग्जिस्ट करता है, पॉसिबिलिटी में नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो पॉसिबिलिटी जब करेंगे तब की बात है। ओके, तो चलिए, अब आइदर और में हमेशा कितनी चॉइसेस होती हैं, तो या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जिन दो कंक्लूजन के अंदर आइदर और का पेयर बनेगा, तो उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए कि उन दोनों के दोनों कंक्लूजन्स का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा सेम होने चाहिए। दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होंगे, हमेशा सेम होने चाहिए, ए और सी, ए और सी। कंडीशन नंबर 2, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स का फॉल्स, गलत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आइदर और की सेंस हम क्या समझ के चल रहे हैं, या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा भाई, क्योंकि दोनों गलत बन के बैठे हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो ट्रू करना पड़ेगा ना।
तो दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का फॉल्स होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन क्या है, एक कंक्लूजन आपको पॉजिटिवली अवेलेबल होना चाहिए, एक कंक्लूजन आपको नेगेटिवली। मतलब कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव। ये देखिए सम ARC एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, नो आ गया तो ये नेगेटिव कंक्लूजन है। अगर कोई भी दो कंक्लूजन इन तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो वो हमेशा आइदर और का पेयर बनाएंगे। समझ में आ गई बात? देखो सम ARC पॉजिटिव कंक्लूजन है, नो ASC नेगेटिव कंक्लूजन है, दोनों फॉल्स भी हैं और इनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी मैच कर गया, आइदर और बना दो। बट कुछ एक एक्सेप्शंस आती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की कुछ एक एक्सेप्शंस आती हैं जिसमें आइदर और का पेयर नहीं बनता। अब सुनिए ध्यान से, वो आइदर और वाली एक्सेप्शन कौन सी है जिसमें आप नहीं बनाएंगे। जो आपका आइदर और का पेयर है सिर्फ दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में बनता है, ठीक है? वो कौन कौन से हैं, मतलब किसमें वैलिड है किसमें वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका पेयर बनता है, पहला अगर आपका पेयर बनता है सम और नो से रिलेटेड तो आइदर और बनेगा, जैसे कि ये एग्जांपल। और अगर आपका पेयर बनेगा ऑल और सम नोट से रिलेटेड तो भी आपका आइदर और का पेयर बनेगा। जब भी आपको गिवन हो सम और सम नोट, सम और सम नोट, और अगर आपको गिवन हो ऑल और नो, यूनिवर्सल का यूनिवर्सल के साथ, पर्टिकुलर का पर्टिकुलर के साथ कभी भी आइदर और पॉसिबल नहीं होता। आइदर और का पेयर बनाने के लिए एक चीज यूनिवर्सल फॉर्म में होनी चाहिए और दूसरी चीज पर्टिकुलर फॉर्म में होनी ही चाहिए। इतना हमेशा आप ध्यान में रख के चलिएगा। समझ में आ गई बात? तो सम और नो गिवन होंगे और ऑल और सम नोट का कंक्लूजन अगर गिवन होगा, ठीक है, ऐसा पेयर दिखाई देगा विद दीज कंडीशन, तो ही वो आइदर और बनाएंगे। अगर सम और सम नोट गिवन है या ऑल और नो का पेयर गिवन है तो वो कभी भी आइदर और में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और चीज, जब भी सम और नो की बात हो, जैसे कि ये है, तो मैंने एक कंडीशन दी थी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, तो इनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में एक्सचेंज हो सकता है। मतलब अगर आपको गिवन हो नो सी इज ए तो भी आइदर और बन जाएगा। बट अगर ऑल और सम नोट की बात होती है तो यहां पर आइदर और का पेयर तो ही पॉसिबल होगा अगर उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो पैरेलल होंगे। तो जैसे कि गिवन है सम AR नोट सी और दूसरा गिवन है ऑल AR सी। फिर से लिख रहा हूं मैं इसे, एक आपको गिवन है सम AR नोट सी और दूसरा गिवन है ऑल AR सी। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है और पैरेलल भी है। यहां पर अगर होता ऑल CRA तो वो आइदर और नहीं बनाएंगे। जो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने की कंडीशन है, देखो जब सम और नो का पेयर बनेगा तो जो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं वो आपस में अगर पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे तो भी आइदर और वो बनाएंगे ही बनाएंगे। बट अगर आप ऑल और सम नोट में अगर आइदर और का पेयर चेक कर रहे हो तो उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, पैरेलली होने चाहिए, शफल नहीं हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है जी, चलो इसी से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको गिवन है सम कार्स आर जीप्स। कुछ कार्स ऐसी हैं जो क्या बन के बैठी हैं, जीप्स। उसके बाद नो जीप इज अ ट्रक, कोई भी पोर्शन जीप का ट्रक नहीं है। ओके, चलो स्टेटमेंट का सेट गिवन हो गया। पहला कंक्लूजन, सम कार्स आर ट्रक्स, क्या कुछ हिस्सा कार्स का ट्रक्स के अंदर आ रहा है? नहीं है ना विजिबल, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नो कार इज अ ट्रक, कहता कोई भी कार का हिस्सा ट्रक नहीं है, तो उसके लिए कार और ट्रक में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए, तो ये भी फॉल्स हो गया। कंडीशन चेक कर लें, कार ट्रक सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों के दोनों फॉल्स भी हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है, मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं यहां पर। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, आइदर और, या तो कुछ कार ट्रक हैं हमें ये ट्रू करना पड़ेगा, या तो कोई भी कार ट्रक नहीं है, या तो ये ट्रू करना पड़ेगा। इसलिए कौन सी सेंस बनाएंगे वो, आइदर और की। समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन देखो, सम पियानोज आर गिटार्स, कुछ पोर्शन पियानोज का क्या बन के बैठे हैं, गिटार्स बन के बैठे हैं। ओके,
एंड नो गिटार इज अ फ्लूट, कोई भी पोर्शन गिटार का जो है वो फ्लूट नहीं है। ठीक है, वेन डायग्राम क्लियर होगा। कुछ पियानोज गिटार हैं और कोई भी गिटार फ्लूट नहीं है। पहला, सम पियानोज आर फ्लूट, कहता कुछ पोर्शन पियानोज का जो है वो फ्लूट बन के बैठे हैं। सम पियानोज आर फ्लूट, क्या कुछ हिस्सा पियानोज का फ्लूट के अंदर आ रहा है? दूर दूर तक नहीं है रिलेशन, फॉल्स हो गया। सम पियानोज आर नॉट फ्लूट, कुछ हिस्सा पियानोज का फ्लूट नहीं है। अब आप जल्दबाजी में पता क्या करोगे, आइदर और बना दोगे, बट ये गलत है। ध्यान से समझो, कुछ पियानोज फ्लूट नहीं है। अगर गिटार फ्लूट नहीं है तो गिटार के अंदर जो पोर्शन पियानोज का आ रहा है वो भी तो फ्लूट नहीं है। तो सम पियानोज आर नॉट फ्लूट के केस में हमें कुछ पियानोज ऐसे अवेलेबल हुए जो गिटार बन के बैठे थे, और गिटार अगर फ्लूट नहीं है तो पियानोज का जो हिस्सा गिटार के अंदर आ रहा है वो भी फ्लूट नहीं है। तो सम पियानोज आर नॉट फ्लूट, वो क्या होना चाहिए? ट्रू नहीं होगा? ट्रू नहीं होगा क्या? अभी तो करके आए हैं सम नॉट। तो ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सेम है ना? एक पॉजिटिव है और नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, बट दोनों फॉल्स नहीं है। मतलब जो ये दूसरी कंडीशन थी ना कि दोनों का फॉल्स होना जरूरी है, जिसमें से एक फॉल्स है और एक ट्रू है। एक तो ट्रू आ रहा है तो आंसर क्या मार्क करेंगे? ओनली सेकंड फॉलो। मोर ओवर सम और सम नोट में आइदर और कब से बनने लग गया? सम और नो में ऑल और सम नोट अगर पेयर में होते तो वो आइदर और बनाते, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आ रही ना बातें? बस दिमाग में फिट करके चलना कि आइदर और ध्यान रखना है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आए, फिर भी हम आगे चल के देखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और भी वहां पर जाके आपको क्लियर करवाऊंगा कि डायरेक्टली किस तरह से पिक करना है कि वो आइदर और बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है। सम हाउसेज आर अपार्टमेंट्स, कुछ हाउसेज जो हैं अपार्टमेंट्स हैं। नो अपार्टमेंट इज अ बिल्डिंग, और कोई भी अपार्टमेंट जो है वो बिल्डिंग का हिस्सा नहीं है। आइए कंक्लूजन के ऊपर। ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग्स, क्या सारे हाउसेज बिल्डिंग्स हैं? गलत। नो हाउस इज अ बिल्डिंग, कोई भी हाउस बिल्डिंग नहीं है, गलत। ऑल और नो में आइदर और बनता भी नहीं है। मोर ओवर, चलो बता देता हूं ऑल और नो में आइदर और क्यों भी नहीं बनता। आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, है ना? अब एक चीज रुकिए, क्या ये चीज कभी ट्रू हो सकती है? क्या सारे हाउसेस कभी बिल्डिंग हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ हाउसेस तो बिल्डिंग है ही नहीं। जब सारे हाउसेस बिल्डिंग हो ही नहीं सकते तो ये कंडीशन में मैं कैसे कह सकता हूं या ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा? इसलिए आंसर क्या रहेगा यहां पर? नाइदर वन नोर ट्रू। मतलब कि आइदर और का पेयर तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन के ट्रू होने की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, तभी हम उसे आइदर और मार्क करते हैं। एजम्पशन होंगी वैलिड तो ही वो अकाउंट होगा आइदर और में। एजम्पशन में वर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो बारिश वाली एग्जांपल याद होगी आपको, मैंने क्या कहा था? अगर आप बाहर नहीं भी जाते हैं तो आपके मन में क्या आएगा? या तो बाहर बारिश हो रही होगी या तो ये ट्रू होगा, या तो बाहर बारिश नहीं हो रही होगी या तो ये ट्रू होना चाहिए। हो रही होगी, आपने क्या किया? एज्यूम कर लिया। तो आइदर और का जो पेयर है उसमें डेफिनेट कंक्लूजन तो फॉल्स हो गए। तो आइदर और का जो पेयर है वो क्या सेंस बनाता है? अगर मैं उनमें आइदर और का पेयर मेंटेन करके चल रहा हूं तो मैं ये लगा के चल रहा हूं कि उनमें से किसी ना किसी एक कंक्लूजन के ट्रू होने की तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तभी तो हम कहते हैं या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। ट्रू होगा एज्यूम करके बोल रहे हैं। समझ में आ गई? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनकी क्लियरिटी है ना, गारंटी के साथ कहता हूं कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको सिलोजिज्म के अंदर खास तौर पे। चलो अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें आइदर और भी इंक्लूडेड होगा। ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आप सबसे पहले खुद से कर सकते हो। पीडीएफ तो आपके पास होगी इस लेवल की, ठीक है, इस सेशन की, तो आप खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए। जहां कहीं भी डाउट आए या आप सीखना चाहते हैं कि हाँ कॉमन मिस्टेक जो है वो आपको हर क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हो रही है, तो मिस्टेक्स जो है वो ओवरकम करने के लिए आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से चीज़ें जो है क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होने वाली। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के अंदर। अब हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस।